देश के हर कोने आ रही है ये आरडी जिंदाबाद। सबसे पहले सबको नमस्कार। हम विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की तरफ से ऑल इंडिया का ये जो तीसरा सम्मेलन हो रहा है, इसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कुल 7 हरियाणा से डेलीगेट हैं और हम निम्नलिखित मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पे ये मुद्दा उठाने के लिए भी आए हैं कि हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है जिसके अंदर बस पास की जो फैसिलिटी है, यहाँ पे सिर्फ 100% विकलांगता पर ही बस पास की सुविधा विकलांगों को दी गई है। हालांकि बहुत कम विकलांग हैं 100% जो आवागमन करते हैं। तो ये जो है विकलांगों के साथ भेदभाव है। दूसरा, हम यहाँ पे ये कहने के लिए आए हैं कि विकलांग अधिकार अधिनियम जो है विकलांगों ने संघर्ष के बावजूद बनवाया, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा हरियाणा के अंदर। और बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, कानून होते हुए भी बहुत विकलांग जो हैं वो समस्याओं का सामना कर रही हैं। जैसे रोज़गार की अगर हम बात करें तो 3% जो है आरक्षण जो है वो दिया गया है विकलांगों को, और एक्ट के अनुसार जो है ये 4% है, लेकिन इसको व्यवहारिकता में लागू नहीं किया गया। तो बड़ी संख्या के अंदर विकलांगों की जो रिक्त स्थान हैं वो खाली पड़े हैं, वो भरे नहीं जा रहे हैं। हम इस मुद्दे को यहाँ पे उठाने के लिए आए हैं। और बहुत सारे विकलांग ऐसे हैं जो स्पेशल विकलांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो अपनी किसी भी बात को जो है दूसरों को बता भी नहीं सकते। तो उनके लिए किसी भी विशेष प्रकार के स्कूल नहीं हैं, और जो भी सरकार ने चलाए हुए हैं उनके अंदर इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं दी गई हैं। तो हम ये यहाँ पे मुद्दों को उठाने के लिए आए कि विकलांगों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और उनको आगे बढ़ाने के लिए कानून का पालन करते हुए इन नीतियों को लागू किया। नमस्कार, विकलांग अधिकार मंच हरियाणा के जितने भी चैनल को देखने वाले साथी हैं या हमारे दर्शक हैं, सभी को नमस्कार। हम लोग अभी हैदराबाद आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और हम लोग अपने मुद्दे लेके आए हैं यहाँ, जो कि जैसे कि हमारा आयुष्मान कार्ड है। अगर किसी के घर में कोई विकलांग है, चाहे 1 हो चाहे 4 हो, और उनके घर में अगर कोई एक जॉब वाला व्यक्ति है, उनका माता पिता या कोई भाई, तो जो विकलांग हैं उन आयुष्मान कार्ड नहीं बनते हैं। तो वो क्यों नहीं बनते कि 1,80,000 से अगर ऊपर की अगर उनकी पे है या मतलब सैलरी है, तो वो मतलब सालाना तो वो नहीं बनवा सकते। तो ये एक हम रिक्वेस्ट करेंगे भी सरकार से भी कि भी हमारी इस चीज़ को सुना जाए और अकेले व्यक्ति का वो आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। और एक चीज़ और है कि जैसे ये फैमिली आईडी कार्ड बनता है, तो वो अकेले व्यक्ति का नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों? हमारे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो भी तो अकेले हैं, उनकी भी तो आईडी बनी होगी ना, फैमिली आईडी। या ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आम विकलांग की क्यों नहीं, विकलांग की हो या आम अकेले इंसान की क्यों नहीं बन सकती? ये भी हमारा एक सवाल है। और एक चीज़ और है, जिस घर में नौकरी वाला कोई भी माता पिता में से हो और उनके बच्चे 1 से लेके 4, 3, 2, 1 जो भी हो, या माता पिता विकलांग हो, तो उनके घर में पेंशन सामान्य भत्ता नहीं मिलता है उनको भी। उनकी तनख्वाह जैसे 3 से 4 लाख अगर हो जाती है, 5 लाख हो जाती है, तो वो विकलांगों का क्या कसूर है उसमें? उन विकलांगों के लिए तो कम से कम सुविधा होनी चाहिए, उनको अपना सामान भत्ता मिलना चाहिए, उनको अपने जीवनी चलाने के लिए। क्या पता उनके साथ भेदभाव होता हो या 1000 तरीके की और परेशानियाँ होती हैं, तो उनका ये कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में जो CPMR मल्टी डिसेबल चाइल्ड है, उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। क्योंकि जब बच्चा मल्टी डिसेबल हो गया या फिर मेंटली रिटार्डेशन, आजकल उस गवर्नमेंट ने मेंटली रिटार्डेशन की बजाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नाम दिया है। जब बच्चा खुद सोच ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, और मल्टी डिसेबल मीन्स
फिजिकली, मेंटली, स्पीचलेस 3-4 तरह की उनमें डिसेबिलिटी आ जाती है। लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी जिससे उन बच्चों पे थोड़ा फोकस जाए। सरकार भी, समाज भी, इवन हमारे रिलेटिव्स भी उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन बच्चों की 1400 रुपये पेंशन शुरू करते हैं। 1400 से मैक्सिमम 1900 रुपये है। लेकिन 1900 रुपये में उनकी 1 दिन की 2 दिन की भी थेरेपी नहीं हो पाएगी। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, जब एक बच्चे को 3 थेरेपी की नीड है, जिसको जो बोल नहीं सकता उसको स्पीच थेरेपी की नीड है, जो समझ नहीं सकता उसके लिए स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अगर हम सरकारी स्कूल में जाते हैं या सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें मुश्किल से 1 थेरेपी मिलती है, वो भी 5-10 मिनट की। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे 1 थेरेपी के 500 प्लस ही है। अगर 1 थेरेपी 500 की तो 3 थेरेपी 1500 रुपये की होगी। जो 1 महीने में सरकार हमें देती है हमारे बच्चों के लिए, वो तो 1 दिन में ही हो जाएगा। क्या 1 महीने की पेंशन से बच्चा ठीक हो जाएगा जो 1 दिन में पे करेंगे? वो तो हो गया उसकी थेरेपी का। थेरेपी के साथ साथ उसको खाने पीने के लिए और भी तो सुविधा चाहिए, जैसे मेडिसिन है या फिर थोड़ा बहुत उसको हेल्थ के लिए फ्रूट्स है, खाना है। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ जब हम उन बच्चों को बाहर लेके जाते हैं थेरेपी के लिए, उसके जो बच्चे 90-100% की है उनको तो बहुत उठा के लेके जाना पड़ता है। बहुत बच्चे तो इतने डिसेबल है, उसके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं हफ्ते 10 दिन में ही। और जो सालों से लेके जा रहे हैं 8-10-15 साल से, वे तो अब टूटने लगे हैं। 10-12 साल के बाद तो वो पैर टूटने लगे। उनके मन में यह आ गया कि नहीं, ये तो कभी ठीक होएंगे ही नहीं, क्योंकि वे भी मजबूर हो जाते हैं। उनके साथ उनके एक बच्चा थोड़े, उनके साथ दूसरे बच्चे भी होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारियां होती है। लेकिन सरकार को हमसे कुछ मतलब नहीं है। मैं भी एक ऐसे बच्चे की मदर हूँ जिसका बच्चा मल्टी डिसेबल है, तो इसलिए मुझे इस सब पीड़ा का, इस दर्द का पता है कि हमारे साथ क्या क्या बीत रहा है। बच्चा तो है डिसेबल, लेकिन उसके साथ पेरेंट्स भी डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि उसको समाज से भी सुनना पड़ता है। मैंने खुद ने सुना है कि मेरे बच्चे को पागल तक बोल दिया था कि ये बच्चा तो पागल है, इसको यहाँ से ले जाओ। तो समाज ने बोल दिया पागल है, लेकिन जब हम UDID बनवाने जाते हैं तो वहाँ हमारे बच्चे की UDID पे ये लिखा जाता है कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो मैंने ऐसे ही हमारे हिसार के CMO मैडम से पूछा है कि मैम ये टेम्परेरी क्यों लिखा है? कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि शायद बच्चा ठीक हो जाए, ग्रो करे। चलो उनकी बात भी ठीक है, भी मुझे भी उम्मीद है कि बच्चा ठीक होए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ठीक कब होगा? ठीक तो वो जब ही होगा ना जब उसको फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो बेटर है, नहीं तो हम प्राइवेट में लेंगे। प्राइवेट के लिए गरीब इंसान के पास, मिडिल फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है। अगर वो प्राइवेट थेरेपी कराएगा दूसरे बच्चों को क्या खिलाएगा? जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं पेरेंट्स, मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मिली हूँ। मैंने उनको बोला है कि मैडम सर आप इन बच्चों को थोड़ा ध्यान दो, 18 के बाद तो कोई उम्मीद ही नहीं रहती। अभी आपके बच्चे 5-6 साल के, तो उम्मीद है कि अपने लायक बन जाए। अपने लायक बन जाए तो कम से कम दूसरे के ऊपर डिपेंड तो नहीं होंगे पूरी तरह। तो कहते हैं कि हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन ले आएंगे, महीना ले आएंगे, अगर हम पूरा परमानेंट ही यहाँ बैठ जाएंगे तो हमारे दूसरे बच्चे क्या खाएंगे? तो मैं सरकार से, और यहाँ पे जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो मैं यहाँ पे ये मुद्दा उठाने आई हूँ कि जो बच्चे मल्टी डिसेबल है या सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, उनके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाई जाए। मीन्स हिंदी में बोलूँ तो शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम बोलते हैं उसको। उसमें स्पेशली एक बच्चे को लिया जाता है और उस पर स्पेशल वर्क किया जाता है उसकी डिसेबिलिटी को देख के, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। और दूसरा जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी जो सरकारी स्कूल है या फिर सरकारी हॉस्पिटल है, तो उनमें थेरेपिस्ट प्रोवाइड करवाई जाए, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो डीफ एंड डेफ का हो। दूसरा ये है कि जो पेंशन है, तो मैं चाहती हूँ कि मल्टी डिसेबल को उसको थोड़ी ज़्यादा पेंशन दी जाए, अदर डिसेबल से ज़्यादा दी जाए, क्योंकि उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बस मैं हम नेशनल NPRD के नेशनल प्रोग्राम में पहली बार शामिल होने का अवसर मिला है, तो मैं हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर मैं अपना विचार रखता हूं कि हरियाणा में जो सरकार ने
नई नीति बनाई है सभी विकलांगों को दोबारा रीचेकिंग के लिए। ये सरासर धोखा है, ठगी है, विकलांगों के साथ भेदभाव है। क्योंकि जब पहले बोर्ड द्वारा उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया गया, पूरे बोर्ड द्वारा चेक है, पूरे बोर्ड के साइन है, सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है, लेकिन सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं नज़र आ रही। सरकार की मंशा में बेईमाना है, खोट है। क्योंकि जब भी विकलांग कोई वहाँ जब कानून बना तो सरकार ने तय किया था भी हम 2019 तक सबको UDI कार्ड दे देंगे, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए ये जिम्मेदारी विकलांगों के ऊपर थोप दी है। विकलांगों को ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। अब जब विकलांग वहाँ जाता है सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो तरह तरह की तकलीफ़ें हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, 20-30 का बनाते हैं, बाकी को वापस भेज देते हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, बहुत परेशानियाँ झेल रहे हैं विकलांग। दूसरा पक्ष ये है भी जब भी किसी सिस्टम को बदलना हो सरकार, तो सरकार विधानसभा में उसका कानून लेके आती है तो उसको रद्द तब कर सकती है जबकि ये मनमाने तरीके से हमारा विकलांग का जो सबसे बड़ा अवसर है, मनमाने तरीके से उसने एक बयान देके सभी विकलांगों को परेशान करने का ठेका ले रखा है। तो जो परमानेंट है, परमानेंट का मतलब ही क्या रहेगा जब उसको दोबारा मेडिकली करवाना पड़ गया। तो दूसरा पक्ष ये है कि जब उनकी पेंशन लगाई जाती है, हरियाणा सरकार ने ये तय किया है भी 1,80,000 से नीचे वाले की पेंशन लगेगी, 1,80,000 से नीचे वाले का आयुष्मान कार्ड बनेगा। अब मान लो फैमिली ID मियाँ बीबी की ही बनती है, दो परिवार के 2 सदस्यों की बनती है। वैसे तो बच्चों को, पूरे बच्चों की फैमिली ID बना दी गई है, लेकिन अगर मान लो चलो दोनों की भी अलग, बच्चों की अलग बना दी जाए, दोनों अगर मजदूरी भी करते हैं तो वो भी अमीर की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों 300 350 दिहाड़ी है, 721,000 बन गए उनके। तो इसलिए उन मजदूर भी अमीर की कैटेगरी में सरकार की नज़र में है। तो जिसने अगर किसी ने लिखा रखा है हमारी पेंशन 1 लाख है, चाहे कहाँ से क्या फेरबदल हो रहा है उसकी 5 लाख लिख के आ रही है, जबकि उसमें फेरबदल करवाने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा पक्ष ये है कि UDI कार्ड जब बनवाने जाते हैं जिसका 100% है उसे काट छांट करके किसी का 70 कर दिया, किसी का 75 कर दिया, और इतना करने से ही उसकी पेंशन चाहे बच गई लेकिन उसका बस पास चला गया, उसकी और बहुत सारी फैसिलिटी। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यह आदेश दिया हुआ है कि सबसे पहले जो सरकार के पास पैसा बचता है, जो सरकार के पास जो भी सुविधा है, सबसे पहले उस पर हक विकलांगों का है, उसके बाद विधवा का है, फिर कमज़ोर का है, फिर दूसरों का नंबर आता है। जबकि सरकार सबसे पहले सबसे ज़्यादा परेशान करने का ठेका सरकार ने विकलांगों को ही ले रखा है। पिछले दिनों में सरकार ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं, मान लो सुरेंद्र कुमार के नाम से कोई बंदा मर गया तो जितने हरियाणा के सुरेंद्र कुमार थे जो भी पेंशन ले रही थी उन सब विधवाओं की पेंशन काट दी, और वो बड़ी मुश्किल से बड़े आंदोलन लड़के उसको दोबारा चालू कराया गया है। बहुत मुश्किल से चालू हुआ, अभी भी उनमें कुछ साथी पेंडिंग है जिनकी अभी तक पेंशन नहीं आई। दूसरा पक्ष ये है कि MLA MP को जो पेंशन है उनकी 30 तारीख को डल जाती है। उनके लिए सरकार के पास बजट है, उनके लिए कोई इनकम की कंडीशन नहीं है, चाहे वो 100 करोड़ का मालिक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई टैक्स के दायरे में नहीं आते, उनको सारी छुट्टी हैं। दूसरा पक्ष ये है कि जो मजदूर तक का आदमी है, जो मजदूर है, जो मिनिमम कमाता है, वो उसको इसमें कैटेगरी में लगा दिया। अभी 1,80 से ऊपर उसको अमीर के कैटेगरी में गिना जाएगा। जो सरासर ठगी है।